हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। वर्ल्ड हिस्ट्री, वो भी एंशंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब आप 11th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ओपन कर रहे हैं और इसमें आपको पहले ही चैप्टर में बहुत सारे स्कल्स देखने को मिलते हैं, कुछ नाम देखने को मिलते हैं जो आपने शायद सुने होंगे या शायद नहीं भी सुने होंगे, और आपको लगता है कि या तो ये चैप्टर स्किप कर देना चाहिए या फिर एनसीएफ को, यानी एनसीईआरटी का जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उनको लिखे हैं हम कि भैया ये चैप्टर हटाओ, हमारे समझ नहीं आ रहा। टेंशन मत लीजिए, आपके इस डाउट का सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, तो आज के कोर्स ओवरव्यू में हम वही सारी चीजें देखने वाले हैं। एक्चुअल में सारा कुछ डिटेल तो नहीं है, क्योंकि ये कोर्स ओवरव्यू है, तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं और उस कवरेज का एक ओवरव्यू मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कोर्स ओवरव्यू से। अब आपने जब ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया है तो मैं मान के चलता हूं कि दो ही चीजें रही होंगी। पहला यह कि या तो आपको साइंस पसंद नहीं था इसलिए आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया, दूसरा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को साइंस पसंद नहीं है और ह्यूमैनिटीज, दूसरा जो रीजन मैं बताने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीजन हो सकता है कि आप हमारे लेट एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम से इंस्पायर्ड हैं। कैसे इंस्पायर्ड हैं? उनका कहना था बड़े सपने देखो, छोटे सपने देखना क्राइम है, सिन है, पाप है। तो बड़े सपने देखने का मतलब ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की है। हो सकता है आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यकीन मानिए, अगर आप अपने 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट की ह्यूमैनिटीज़ की दूसरी बुक हो, ठीक है, इवन अगर आप एसएसटी प्रीवियस क्लास को भी बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन आधे से ज़्यादा हो चुकी है। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ आपसे। लगभग पिछले 8 सालों से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और इवन मध्य प्रदेश के कुछ अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड रहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स को गाइड करने का, वो यही रहा कि उनका जो एकेडमिक्स है, उनका जो बेसिक बैकग्राउंड है, वो बनता कहाँ है, वो एनसीईआरटी से बनता है। और अगर आपने अपनी एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे से किया है, थॉरोली पढ़ा है इनको, तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन 60% हो चुकी है। बस आपको बाकी चीज़ें कनेक्ट करना सीखना है, करंट करना है, करंट की चीज़ें तैयार करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, सब चीज़ें हो जाने वाली हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स इस नोबेल कॉज में आपको इतनी हेल्प कर रहा है। सारे एनसीईआरटीज और सारे जो कोर्सेज हैं, सारे जो सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं, वो आपको डिजिटल फॉर्म में इस तरीके से अवेलेबल हैं कि आपको बस आना है, वीडियोस ऑन करना है, मोबाइल पे देखना है, कंसेप्ट समझना है और बस खुश हो जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स ओवरव्यू। देखिए, आपने बुक्स तो पहले भी पढ़ी होंगी, मतलब मैं नहीं कह रहा कि कोर्स की बुक, लेकिन आपने किताबें तो पढ़ी हैं। और जब भी हम किताबें पढ़ते हैं, चाहे वो स्टोरी बुक हो, नॉवेल हो, तो जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो जो बुक का राइटर है वो हमसे कुछ चाहता है, पैसा नहीं, किताब पढ़ने का माइंडसेट चाहता है। ठीक है, तो क्या चाहता है वो? माइंडसेट। कैसे माइंडसेट चाहता है? आप जब किताब खोलते हैं तो प्रीफेस या फॉरवर्ड इस तरीके का कुछ आपको मिलता है किताब की शुरुआत में, और वो प्रीफेस होता क्या है? बुक के बारे में। राइटर चाहता है कि आप किस माइंडसेट से बुक पढ़ें। राइटर चाहता है कि जब आप किताब पढ़ें तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ें किताब आपको बता रही है, किन किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रही है, ये सब कुछ उस बुक में लिखा होता है। यानी वो शुरुआत का 1 या 2 पेज आपको बुक का पूरा ओवरव्यू दे देता है, एक तरीके से आपको वो साइक दे देता है, वो मेंटालिटी दे देता है जिससे आप बुक समझने वाले हैं, और इवन आपको बुक का एक कहें पिक्चराइजेशन कर देता है। ठीक है, आप किसी को भी बोल सकते हो कि ये बुक इस बारे में है, जस्ट वो प्रीफेस पढ़ के। ठीक वैसे ही कुछ एक प्रीफेस मैं आपको यहां देने वाला हूं, और इस प्रीफेस में सबसे पहली चीज जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा यही कि वो प्रोफेसर्स, एनसीएफ के प्रोफेसर्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के वो प्रोफेसर्स जिन्होंने ये बुक डिजाइन की है, वो आपसे चाहते क्या हैं, वो किस तरीके से चाहते हैं कि आप ये बुक देखें, किस एंगल से बुक देखें, और ये बुक आपको क्या सिखाना चाहती है। ठीक है, हिस्ट्री को किस पर्सपेक्टिव से देखें। वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया आउटलुक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको क्या सिखा रही है इस बुक में।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उससे मैं शुरू करना चाहूंगा। ये लिखी तो नहीं है आपके बुक में, लेकिन कंटेक्स्ट कुछ वैसे ही है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आपको इंटरेस्टिंग तरीके से मैं उसको बताऊं। यानी वो जो लिखा है उसको मैंने इस फ्रेज में समेट दिया है, ठीक है, इकट्ठा कर दिया है। तो अमेरिका ने फिलीपींस के ऊपर अटैक किया था, और एक ज़माना था, आपको पता है कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स हैं, नॉन वाइट पीपल्स हैं, इन्होंने दुनिया के लगभग हर देश को अपना गुलाम बनाया, ठीक है। और इवन हमारा इतिहास भी जो है उन्होंने लिखना शुरू किया, और वहाँ पर भी आपको कॉलोनियल इम्पैक्ट दिखेगा, ब्रिटिश मेंटालिटी दिखेगी काफ़ी कुछ, ठीक है। तो वाइट मैन्स बर्डन, तो उस दौरान जब अमेरिका ने फिलीपींस के ऊपर अटैक किया, तो वहाँ पे एक राइटर हुआ करते थे वो इंडिया में, उन्होंने वो बुक लिखी और इस अटैक को और यूरोपियंस के इस एक्ट को जायज़ ठहराया, ठीक है। राइटर का नाम है रडियार्ड किपलिंग, और किपलिंग ने अपनी उस बुक में, ये एक्चुअली वो पोयम है वाइट मैन बर्डन, तो वाइट मैन्स बर्डन नाम की जो पोयम लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो नॉन वाइट पीपल्स हैं उनके ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं, यूरोपियंस और वाइट पीपल, गोरे लोग जो अटैक कर रहे हैं, दैट इज़ जस्टिफाइड, दैट इज़ मोरल, एथिकल, वैल्यूड, ये जायज़ है, ठीक है। और उन्होंने इस तरीके से उसे जायज़ ठहराया कि एक्चुअल में अटैक करने का पर्पज़ ये है, या उनको सब्जुगेट करने का, उनके रिसोर्सेज ऑक्यूपाई करने का पर्पज़ ये है कि हम क्या करें, उनको सिविलाइज्ड बनाएं। और ये डिवाइन बर्डन है वाइट पीपल के ऊपर, ये दैवीय बर्डन है, बोझ है, भगवान ने ये बर्डन दिया है उन्हें कि वो दुनिया के बाकी लोगों को सिविलाइज्ड बनाएं। कितनी फनी बात है, ठीक है। क्या इंडियंस सिविलाइज्ड नहीं थे ब्रिटिशर्स के आने के पहले? इवन ब्रिटिशर्स को तो और मतलब क्या कहना चाहिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई, है ना, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने ये प्रूव कर दिया कि वो हमारी सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के इक्वल है, यानी हम यूरोपियन से पहले सिविलाइज्ड हो चुके थे। हमारे मकान बनाने की जो प्रोसेस थी, हमारे ड्रेनेज सिस्टम की जो प्रोसेस थी, सारे कुछ ये सब आपने देखा, आपने पढ़ा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो ये वाइट मैन बर्डन ये प्रूव करता है कि हिस्ट्री जो है वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट से देखी जाए, यानी जितना भी साइंटिफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, रेशनल आउटलुक है, एडवांसमेंट है, वो यूरोपियंस ने हमें दिया। हम सिविलाइज्ड अगर हैं तो वो यूरोपियन की वजह से हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हैं, इन वाइट पीपल्स की वजह से हैं, क्योंकि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनकी, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये हमें सिविलाइज्ड बनाएं। अब ये छोड़ दीजिए, फनी बात है, लेकिन अब 11th की हिस्ट्री, जैसा कि मैंने कहा, क्या चाहती है आपसे? वो चाहती है, बुक चाहती है कि अब आप आउटलुक चेंज करें। इसमें ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट है इसको चैलेंज किया गया है, ठीक है। इस सुपीरियरिटी ऑफ जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसको चैलेंज किया गया है, और चैलेंज इस तरीके से किया गया है कि आप देखेंगे जो शुरुआत होगी वो शुरुआत होगी कहाँ, वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से, यहाँ से शुरुआत होने वाली। आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इसके बाद एशिया की तरफ आने वाले हैं, आप आगे जाके जापान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे जापानीज़ और चाइनीज़ ने एडवांसमेंट्स किए। हालांकि इसमें बीच में थोड़ा सा यूरोप भी आने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक चीज़ें जो है वो घूम फिर के एशिया में ही कवर की जाने वाली हैं, ठीक है। यूरेशिया में कवर की जाने वाली हैं ज़्यादातर, या वेस्ट एशिया में कवर की जाने वाली हैं, या मिडिल ईस्ट में कवर की जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें क्या किया गया है, वेस्टर्न जो सुपीरियरिटी है इसके कंसेप्ट को चैलेंज किया और आपको एक नया आउटलुक दिया। इस नए आउटलुक में वेस्ट वर्सेस ईस्ट है, यानी बहुत सारी चीज़ें ईस्ट से भी गई हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस हुए हैं तो वो ईस्ट में भी हुए हैं, ईस्ट की तरफ से भी दुनिया में गए हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि अरब्स का कंट्रीब्यूशन, अरब जो है इन्होंने यूरोपियंस को रेनेसा में कितनी हेल्प की, ठीक है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपना कोर्स ओवरव्यू। आई होप आपने वो पर्सपेक्टिव ले लिया है, यानी आप वो चीज़ समझ गए हैं कि बुक को पढ़ना कैसे है। तो जब ये समझने के बाद अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अगली क्लासेस में मिलने क्या वाला है। तो एक एक थीम, एक एक सेक्शन, उसके बाद थीम, इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के ऊपर आपको, इवन मैंने कोशिश की है कि पैराग्राफ्स, अगर कोई पैराग्राफ है, फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को आपको समझाना पड़े तो मैं उसके लिए भी आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, ठीक है, ताकि आप एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएं, ठीक है।
अर्ली सोसाइटीज़, यानी सबसे पहले के जो समाज हैं। देखिए, हम इंसान जो है वो हिस्ट्री की शुरुआत से हैं। अब हिस्ट्री है क्या? तो हिस्ट्री है स्टोरी, पास्ट इवेंट की स्टोरी, हमारी और आपकी कहानी, हमारे और आपके अतीत की कहानी। अब ये अतीत शुरू कहाँ से होगा? ठीक है, तो इसमें अर्ली सोसाइटीज़ में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक वीडियो में कि अर्ली सोसाइटीज़ हैं क्या, कैसे फॉर्म हुई वो। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कैसे, और ग्रेजुअली ह्यूमन एवोल्यूशन अपनी डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ एक सोशल सेटलमेंट तक कैसे पहुंचा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइमलाइन, ये टाइमलाइन कंपैरेटिव स्टडी होने वाली। कंपैरेटिव स्टडी मतलब यानी ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है और इसमें इंसान पेड़ों से उतरकर ज़मीन पे चलना, ज़मीन पे चलते हुए आग, फायर को इन्वेंट करना, बनाना, डिस्कवर करना, जो भी कहें आप। इसके बाद फायर से वो आगे एग्रीकल्चर पे जाएगा, एग्रीकल्चर से के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करेगा, एक पर्टिकुलर जगह सेटल होगा, लैंग्वेज डेवलप करेगा, स्क्रिप्ट डेवलप करेगा, सोसाइटी की तरफ जाएगा। ये सारी कहानी का कंपैरेटिव जो है वो स्टडी है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका की कंट्रीज़ में जो है वो किस समय क्या हुआ उसकी कंपैरेटिव टेबल है। तो उस टेबल को हम देखेंगे। यहाँ पे शुरुआत होती है पहले चैप्टर से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, समय की शुरुआत से। महाभारत देखिए, मैं समय हूँ, इस तरह का वो एक बड़ा है ना इंट्रोडक्शन आता है शुरुआत से। मैंने सब कुछ देखा है, मेरे सामने कितने सारे चेंजेस हुए हैं। हाँ, ये समय है जिसके सामने सारे चेंजेस हुए हैं, और वो समय अब आपको विटनेस बन रहा है एविडेंसेस के थ्रू। यानी आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलने वाले हैं जिन एविडेंसेस के थ्रू आपको ये प्रूफ होने वाला है कि आप ये सीखने वाले हैं कि समय की शुरुआत से, जब से पृथ्वी बनी होगी, और इस पृथ्वी में पृथ्वी की सबसे सुंदर क्रिएशन इंसान का इमर्जेंस हुआ होगा, ओरिजिन हुआ होगा, और कैसे वो इंसान, चूंकि ये माना जाता है कि जो इंसान बना वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बेसिस पर है, यानी डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, और उसमें ये कहा कि पहले एप्स थे, पेड़ों पे रहते थे, और उसके बाद उनमें एवोल्यूशन हुआ, वो ज़मीन पे आए, उनके दोनों हाथ फ्री हुए, वो दो पैरों पे खड़े हुए, चलने लग गए, टूल्स बनाने शुरू किए। जब उनके हाथ फ्री हो गए तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उनके बॉडी में चेंजेस हुए, फिज़िकल चेंजेस हुए, है ना। फिज़िकल चेंजेस की वजह से कुछ मेंटल चेंजेस भी हुए। इन फिज़िकल और मेंटल चेंजेस ने उन्हें सोसाइटी को इवॉल्व करने में हेल्प करी, या मैं कहूँ जो नेचर के फोर्सेस हैं उनको मास्टर करने में हेल्प करी। तो पूरी कहानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम शुरू होती है अर्ली मैन से, यानी आदि मानव, हमारे और आपके दादाजी के भी दादाजी। ठीक है, तो यानी जो सबसे पहला इंसान बना होगा, एप्स यानी कपी यानी बंदरों से, उसकी कहानी, उसके आगे डेवलपमेंट की कहानी, उसके सरीखे और भी स्पीसीज की कहानी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, समय की शुरुआत से। इसके बाद राइटिंग इन सिटी लाइफ। तो इंसान सबसे पहले तो इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये भी हम कई छोटे छोटे सीरीज में देखने वाले हैं, छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसान के प्रिकर्सर्स, यानी इंसान ने, ऐसा नहीं हुआ कि रात में पेड़ से ज़मीन पे कूदा हो और सुबह इंसान बन गया हो। करोड़ों साल लग गए उसको पेड़ से धरती पे आने, और धरती से फिर उठ के खड़े होने, और खड़े होकर फिर भागने में। ठीक है, भागने का मतलब इस मटेरियलिस्टिक जो सोसाइटी है, आज का जो भाग दौड़ का जीवन है, ठीक है, आज हम सब इंसान ही तो हैं, तो हम वही तो कर रहे हैं। तो जब इवॉल्व हुआ तो उसके बाद मेंटल चेंजेस जो हो रहे थे, उन मेंटल चेंजेस ने उसको हेल्प किया लैंग्वेज डेवलप करने में। नॉन वर्बल से वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ आया वो। पहले वो क्या करता था? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता था। पहले वो इशारों में, पहले वो पेंटिंग्स के थ्रू या डिफरेंट अदर मीन्स के थ्रू एक्सचेंज करता था अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को। लेकिन धीरे धीरे उसने लैंग्वेज सीखी होगी। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा वो जब इंसान पहली बार बोला होगा। पहले वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता था, जो शायद हमारे और आपकी समझ के बाहर है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो वर्बल कम्युनिकेशन में आया होगा। भाषा कितनी, लैंग्वेज कितनी सुंदर चीज़ है, जिसके थ्रू अपने आइडियाज़ और इमोशंस को दूसरों से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं अपने दिल की बातों को। तो राइटिंग एंड सिटी लाइफ, यानी इस पूरे थीम में आप वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई होगी, स्क्रिप्ट डेवलप हुई होगी। स्क्रिप्ट के बाद फिर जो है वो
प्रॉपर एक्सचेंज होना शुरू हुआ होगा आइडियाज़ का। तो ये पूरा चैप्टर अर्ली सोसाइटीज़ का उसके ऊपर बेस्ड है। दूसरे चैप्टर में जब हम आएंगे तो वो चैप्टर है एम्पायर्स के ऊपर। अब ये एम्पायर्स क्या हैं? ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी का जैसे जैसे सेटलमेंट शुरू होता है तो सोसाइटी को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और इन सबको मैनेज करना ज़रूरी होता है। सोसाइटी में ट्रेड होता है, इकोनॉमी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम का काम है कि लोगों को वो रेगुलेट करे, मैनेज करे, पब्लिक अफेयर्स मैनेज करे, डे टू डे एक्टिविटीज़ मैनेज करे, टैक्सेशन इम्पोज करे। तो धीरे धीरे इंसान बढ़ा होगा अर्ली सोसाइटी से एम्पायर की तरफ, यानी एक छोटे लोगों का समाज जब स्थायी हुआ तो वो धीरे 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 बड़ा हुआ, उसने बाकायदा पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया और एम्पायर्स बने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद जैसा मैंने कहा हर चैप्टर में एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन आपको मैंने कहा कंपैरेटिव स्टडी करेगी, पर्टिकुलर ईयर में क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक मैं कह दूं कि बहुत वन लाइनर फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन होंगी इस टाइमलाइन में। एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, या जिसका विस्तार उत्तर में राइन नदी और डेन्यूब नदी को टच करता था, दक्षिण में जो सहारा के जो डेजर्ट्स हैं उनको टच करता था, ठीक है, ईस्ट में जो अटलांटिक ओशन को टच करता था, ईस्ट में जो यूफ्रेट्स नदी को टच करता था और वेस्ट में अटलांटिक ओशन को टच करता था। इतना बड़ा माइटी रोमन एम्पायर, उस रोमन एम्पायर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कैसे रोमन्स ने, ये आप देख रहे हैं रोम का कोलोजियम, ठीक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो कैसे रोम का कोलोजियम बना और कैसे रोम डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें। कोलोजियम भले उतना डिटेल में ना पढ़े, पर रोम की सोसाइटी, रोम का पॉलिटिकल सिस्टम, रोम की इकोनॉमी, रोम का एग्रीकल्चर सिस्टम, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन दिस सेक्शन, इन दिस थीम ऑफ एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंट्रीज, यानी 3 महाद्वीपों तक फैले हुए इस रोमन साम्राज्य के बारे में। इवन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, जूलियस सीजर, इनके बारे में, इनका इम्पैक्ट क्या रहा, उनका टेन्योर क्या रहा, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, उनके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। थीम 4 सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड। तो होगा क्या, होगा ये कि एक टाइम आएगा ऐसा जब अरब के रेगिस्तान में एक नया रिलीजन बनेगा, और ये नया रिलीजन है इस्लाम रिलीजन। प्रॉफिट मोहम्मद इस इस्लाम रिलीजन को फाउंड करेंगे। उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्यों उन्हें इवन अपना वो बर्थ प्लेस छोड़कर, मक्का छोड़कर मदीना आना पड़ा, और मदीना में उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कैसे उन्होंने इस्लाम को फाउंड किया, और उनके गुजर जाने के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। यहाँ तक कि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका जो रिलीजन है, उसको उन्होंने कैसे आगे ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और उसको उनकी लिगेसी को आगे ले जाने वाले जो लोग हैं, जैसे रशीदुन खलीफत हैं और उमैया वंश के जो खलीफा हैं, उसके बाद अब्बासी जो खलीफा हैं, इन्होंने किस तरीके से इस्लाम का एक्सटेंशन किया, एक्सपांशन किया, ठीक है, पॉलिटिकली उसको कंसोलिडेट किया और उसको रीऑर्गेनाइज किया। ये सारी चीज़ें हम सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद नोमैडिक एम्पायर्स की तरफ हम जाएंगे। नोमैडिक्स का मतलब होता है वो जो एक जगह पे नहीं रहते, जैसे अर्ली मैन भी पहले नोमैड था, है ना, जो एक जगह रुकता था कुछ दिनों, वहाँ पर जब रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो दूसरे जगह चला जाता था। तो वैसे ही आपके सेंट्रल एशिया पे, ठीक है, और यूरेशियन पार्ट में कुछ ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स घुमक्कड़ हैं, नोमैडिक हैं, और ये अलग अलग जगह पर अटैक करते हैं, ठीक है, और इस तरह से लाइफ इनकी सस्टेन होती है, इस तरह से इनका लाइवलीहुड चलता है। इन्हीं में से मंगोलिया में जो मंगोल ट्राइब है, इसमें एक इंसान है तेमुजिन, आपने नाम तो सुना होगा। चलिए, तेमुजिन शायद नहीं सुना होगा, चंगेज़ खां तो सुना होगा। हाँ, तो कैसे तेमुजिन चंगेज़ खां बना, कैसे उसके फादर की डेथ हुई और फिर कैसे उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े इनिशियल लाइफ में, और उसके लाइफ के स्ट्रगल्स ने कैसे उसे दुनिया का सबसे बारबेरियन इंसान बना दिया। वो एक ऐसा बारबेरियन जो अगर कहीं अटैक करने भी जा रहा है और कोई सुन रहा है कि चंगेज़ खां अटैक करने आने वाला है, तो शायद उस किंग को पहले ही, वहाँ के राजा को पहले ही
हार्ट अटैक आ जाएगा, वो पहले ही अपना राज्य छोड़ के चला जाएगा, इतना क्रूअल। ठीक है, और उठा कैसे मंगोल यानी चंगेज़ खां, उठा कैसे, उसका करियर बना कैसे, उसकी अर्ली लाइफ, ये सब कुछ। फिर इसके बाद अगला चैप्टर आएगा और वो अगला चैप्टर है हमारा चेंजिंग ट्रेडिशन। तो जो चेंजिंग ट्रेडिशंस हैं, धीरे धीरे दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजरेगी और इन बदलावों में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस होने वाले हैं। इन कल्चरल चेंजेस में हम थोड़ा सा यूरोप की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, इन दौरान जो पुरानी चीज़ें यूरोप में खो गई थी उनको यूरोप रीगेन करने वाला है, रेनेसा का फेज़ आने वाला है और कुछ बड़े सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, इटली जो शहर है यहाँ से रेनेसा शुरू होगा और वहाँ पर मैं कह दूँ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डेवलप होगी। ठीक है, यानी ह्यूमन सेंट्रिक थ्योरी डेवलप होगी, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो रिलीजन हो, हर चीज़ ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। अगर धर्म है और वो इंसान का भला नहीं कर सकता तो ऐसा धर्म बदल जाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल सिस्टम है, किंग्स हैं और वो अपने सब्जेक्ट्स हैं यानी अपनी जो प्रजा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकता तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसे राजा को चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नए नए थ्योरीज, नए नए फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, इसमें 3 ऑर्डर्स थे। यहाँ भी हम इंग्लैंड और फ्रेंच सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने वाले हैं। 3 ऑर्डर्स यानी क्लर्जी, नोबल और जो कॉमन मैन, पीजेंट्स, वर्कर्स, फार्मर्स। ठीक है, और एजुकेटेड क्लास का जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इन डिफरेंट कल्चर्स का कन्फ्रंट्रेशन होने वाला है, आमना सामना होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ बड़े बैड एस्पेक्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं आपको। यानी कैसे कैसे जब दुनिया के एक देश ने दूसरे देश की तरफ रुख किया, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से गया हो, चाहे उसको एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से ही क्यों ना गया हो। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को कैसे नुकसान हुआ। इसके बाद फिर हम टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, जो लास्ट सेक्शन है, इसका भी एक पूरा ओवरव्यू वीडियो रहेगा। फिर इसके बाद टाइमलाइन रहेगा जैसा कि सब में है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने दुनिया को बदल दिया। काम करने के तरीके बदल गए, लोग जो बहुत लिमिटेड लेवल पर प्रोडक्शन करते थे वो प्रोडक्शन बल्क लेवल पे होने लग गया। वो बल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ को जन्म देगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आज की मॉडर्न इकोनॉमी को जन्म देंगी। ये पूरी कहानी। अब ये शुरू ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, ब्रिटिश सोसाइटी कैसे थी उस ज़माने में, ये सारा कुछ आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कहूँ ये कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ज़रूरत महसूस होती है कि ये जो फिनिश्ड गुड्स हैं, ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है इंडस्ट्रीज़ में, इनको हम कैसे सेल आउट करें। और दूसरा चैलेंज ये भी होता है कि अब रॉ मटेरियल भी कहाँ से हम गेन करें। रॉ मटेरियल के साथ साथ ये भी है कि अब हम और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कहाँ से गेन करें। और इसकी तलाश में, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो सी वॉयजेस यानी समुद्री यात्राओं पे निकलती हैं। समुद्री यात्राओं का दौर शुरू होगा। कुछ देश दूसरे देशों को खोजेंगे, ठीक है, जैसे अमेरिका को खोजा जाएगा। और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि कैसे वहाँ के लोगों के साथ कन्फ्रंट्रेशन फिर से है, कैसे वहाँ के लोग, इंडिजिनस लोगों को आप जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, उनकी सोसाइटीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर आप मायन सोसाइटी, इंका सोसाइटी, एजेक्ट सोसाइटी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी शायद जिनका माया का जो है, माया सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा, इसका नाम सुना होगा शायद आपने कभी ना कभी। दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है 2020 में या शायद 19-20 में, ऐसा कुछ था ना। ये माया सभ्यता के किसी एक बड़े भविष्यवक्ता जो थे, उन्होंने, है ना, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ये चीज़, कोई एस्ट्रोलॉजर थे। तो ऐसी सिविलाइजेशंस थी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और फिर लास्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन वो भी हम ईस्ट के कंटेक्स्ट में ही देखने वाले हैं। कैसे जापान ने कैसे सिचुएशन को समझा। जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स आए तो ब्रिटिश कॉलोनियल्स ने जापान को भी कॉलोनी बनाने की कोशिश की, लेकिन जापान ने कैसे इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया और जापान ने मॉडर्नाइजेशन भी कर लिया,
कॉलोनाइज भी नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी पुरानी जो कल्चर है, लिगेसी है, इसको भी मेंटेन करके रखा। तो जापानीज सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम चाइना की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चाइना भी कैसे अपने आप को सेव करेगा कॉलोनाइज्ड होने से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कॉलोनियल इम्पैक्ट है वो तो था ही, तो वो क्या था। फिर चाइनीज़ रेवोल्यूशन कैसे हुई, चाइनीज़ डेवलपमेंट कैसे हुआ, ताइवान, कोरिया, इन सब के बारे में आपको सेपरेट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लगभग पूरा कोर्स ओवरव्यू कंप्लीट करने वाले हैं, और हर एक टॉपिक, सब टॉपिक को हम कोशिश करने वाले हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें, ताकि आप वीडियो देखने के बाद किताब महसूस ही ना करें कि पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगे भी तो आप पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए कि जब आप बुक पढ़ेंगे वीडियो देखने के बाद, तो आपके दिमाग में वो पिक्चराइजेशन चल रहा होगा जो कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। सारी चीज़ें वो फ्लोट कर रही होंगी, प्रॉमिस, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेट ब्रेन, जो कि आपको ग्रेड किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल करवाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।